जीवधारी एल्गोरिदम है। हम इस बात का निश्चय कैसे कर सकते हैं कि सुअरों जैसे जानवरों की वास्तव में ज़रूरतों, अनुभूति और भावनाओं की एक व्यक्तिपरक दुनिया होती है? क्या हम जानवरों का मानवीकरण करने, यानी अमानवीय सत्ताओं पर मानवीय गुणों को मरने की अपराधी नहीं है, उन बच्चों की तरह जिनके मन में यह विश्वास होता है कि गुड़ियाँ प्रेम और गुस्सा महसूस करती है? दरअसल सुअरों पर मानवीय भावनाओं को मत देना उनको मानवीकृत नहीं कर देता, यह उनको स्तनपायीकृत मैमलाइज करता है, क्योंकि भावनाएं सिर्फ मनुष्य का अनूठा गुण नहीं है, बल्कि वे सभी स्तनपायी प्राणियों में, साथ ही पक्षियों में और संभवतः कुछ रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों तक में समान रूप से मौजूद होती है। सारी स्तनपायियों ने भावनात्मक क्षमताएं और ज़रूरतें विकसित की होती है, और इस तथ्य से कि सुअर भी जानवर है, हम निसंकोच यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनमें भी भावनाएं होती हैं। हाल के दशकों में जीव वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि भावनाएं कोई ऐसा रहस्यमय आध्यात्मिक तथ्य नहीं है जो महज कविता लिखने या सिम्फनियाँ रचने के उपयोग में आती हो। इसकी बजाय भावनाएं जैव रासायनिक एल्गोरिदम है जो तमाम स्तनपायियों के जीवित बने रहने और प्रजनन करते रहने के लिए अनिवार्य होती है। इसका अर्थ क्या है? चलिए हम यह समझने के साथ शुरुआत करते हैं कि एल्गोरिदम क्या है। यह बेहद महत्वपूर्ण है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि यह केंद्रीय अवधारणा आगामी कई अध्याय में बार बार सामने आएगी, बल्कि इसलिए भी कि 21वीं सदी पर एल्गोरिदम का वर्चस्व होगा। एल्गोरिदम युक्तिसंगत और तौर पर हमारी दुनिया की एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है। अगर हम अपने जीवन और अपने भविष्य को समझना चाहते हैं तो हमें यह समझने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि एल्गोरिदम क्या है और एल्गोरिदम भावनाओं से किस तरह जुड़े हैं। एल्गोरिदम अनेक सीढ़ियों का ऐसे सुसंगत सेट है जिसका इस्तेमाल गणना करके समस्या को हल करने और निर्णय पर पहुंचने के लिए किया जा सकता है। एल्गोरिदम कोई खास गणना नहीं है, बल्कि वह पद्धति है जिसका अनुसरण गणना करते समय किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप दो संख्याओं का औसत निकालना चाहते हैं तो आप एक सरल एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्गोरिदम कहता है, पहली सीढ़ी दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, दूसरी सीढ़ी दोनों संख्याओं के उस योगफल को 2 से विभाजित कर दीजिए। इस विधि से जब आप 4 और 8 का औसत निकालना चाहते हैं तो आपको 6 की संख्या प्राप्त होती है। जब आप 117 और 231 का औसत निकालते हैं तो आपको 174 की संख्या प्राप्त होती है। एक ज़्यादा जटिल उदाहरण है व्यंजन बनाने की विधि। शाकाहारी सूप तैयार करने के लिए एक एल्गोरिदम हमें यह बता सकता है: 1. किसी बर्तन में आधा कप तेल गर्म करें। 2. 4 प्याजों को बारीक काट लें। 3. प्याज को सुनहरा होने तक तलें। 4. 3 आलूओं के टुकड़े पर उनको उस बर्तन में डाल दें। 5. एक पत्ता गोभी की पत्तियां काट लें और उस बर्तन में डाल दें, आदि आदि। इसी एल्गोरिदम का अनुसरण आप दर्जनों बार किंचित अलग अलग सब्जियों का इस्तेमाल करते हुए और इस तरह किंचित अलग तरह का सूप हासिल करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन एल्गोरिदम जस का तस बना रहेगा। व्यंजन बनाने की विधि खुद को कोई सूप तैयार नहीं कर सकती। आपके लिए जरूरी होता है कि कोई व्यक्ति उस विधि को पढ़े और उसमें जो भी कदम बताए गए हैं उसका अनुसरण करें। लेकिन आप एक ऐसी मशीन तैयार कर सकते हैं जिसमें एक एल्गोरिदम समाहित हो और स्वचालित ढंग से उसका अनुसरण करती हो। इसके बाद आपको उस मशीन के लिए पानी, बिजली और सब्जियां भर उपलब्ध कराने की ज़रूरत होगी और वह खुद ही सूप तैयार कर देगी। सूप बनाने की ऐसा बहुत मशीनें उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप शायद पेय विक्रय बेवरेज वेंडिंग मशीन के वाकिफ होगी। इस तरह की मशीनें में आमतौर से सिक्के डालने के लिए एक छेद, कप भरने के लिए नल और बर्तनों की कतारें होती है। पहली कतार में काफ़ी चाय और कोको के बर्तन होते हैं। दूसरी कतार में अंकित होता है बिना चीनी 1 चम्मच चीनी, 2 चम्मच चीनी। तीसरी कतार में दूध, सोया दूध या दूध नहीं का संकेत होता है। आदमी मशीन के पास जाता है, छेद में सिक्के डालता है और चाय, 1 चम्मच चीनी और दूध वाले बटनों को दबाता है। मशीन एक एक निर्देशन का ठीक ठीक अनुसरण करती हुई हरकतें में आ जाती है। वो कप में चाय की थैली गिराती है, उबला पानी उड़ेलती है, 1 चम्मच चीनी और दूध मिलाती है और लो, 1 कप बढ़िया चाय निकल कर सामने आ जाता है। यह एक एल्गोरिदम है। पिछले कुछ दशकों के दौरान जीव विज्ञानी इस दृढ़ निश्चय पर पहुंच चुके हैं कि बर्तन को दबाने वाला और चाय पीने वाला वह आदमी भी एल्गोरिदम है। बेशक इस मशीन से कई ज़्यादा जटिल एल्गोरिदम, लेकिन तब भी एक एल्गोरिदम। मनुष्य ऐसे एल्गोरिदम है जो चाहे नहीं बल्कि अपनी को प्रतियां पैदा करती है।
उस पेय विक्रय मशीन की भांति, जिसके बटनों के सही संयोजन को दबाने की से वह एक और पेय विक्रय मशीन पैदा करती है। एल्गोरिदम के नियंत्रित पेय विक्रय मशीन मैकेनिकल गियर और विद्युत सर्किटों के माध्यम से काम करती है। एल्गोरिदम नियंत्रित मनुष्य अनुभूतियों, भावनाओं और विचारों के माध्यम से काम करता है। और ठीक ऐसी एल्गोरिदम सुअरों, लंगूरों, ऊदबिलाओं और चूजों को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए जीवित बने रहने की इस समस्या पर विचार करें। एक लंगूर की नज़र किसी पेड़ से लटकते केलों पर पड़ती है, लेकिन पास में ही घात लगाकर बैठे किसी शेर की ओर भी उसका ध्यान है। क्या लंगूर को इन केलों की खातिर अपनी जान जोखिम में डालनी चाहिए? यह चीज़ निचोड़ के तौर पर संभाव्यताओं का हिसाब लगाने की गणितीय समस्या से जूझ जाती है। एक और यह संभावना है कि अगर लंगूर वे केले नहीं खाता तो वो भूख से मर जाएगा, और इसके विपरीत दूसरी संभावना यह है कि वह शेर उस लंगूर को पकड़ लेगा। इस समस्या को हल करने के लिए लंगूर को बहुत सारे आंकड़ों को ध्यान में रखना जरूरी है। मैं केलों से कितनी दूरी पर हूँ, शेर कितनी दूरी पर है, मैं कितना तेज दौड़ सकता हूँ, शेर कितना तेज दौड़ सकता है, शेर जाग रहा है या सोया हुआ है, शेर भूखा लग रहा है या उसका पेट भरा हुआ है, वहाँ कितने केले हैं, वे बड़े हैं या छोटे, कच्चे हैं या पके हुए। इन सारे आंकड़े के अलावा लंगूर को स्वयं अपने शरीर की दशाओं की जानकारी भी विचार करना जरूरी है। अगर वह भूखा है तो चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, उन केलों की खातिर हर तरह का जोखिम उठाना मायने रखता है। इसके विपरीत अगर उसने अभी अभी खाया है और वे केले महज लालच जगा रहा है, तो उस सूरत में जोखिम उठाए ही क्यों जाए। इन तमाम परिवर्तनीय स्थितियों और संभावनाओं को तौलने और संतुलित करने के लिए लंगूर को स्वचालित पेय विक्रय मशीनों को नियंत्रित करने वाले एल्गोरिदमों से ज़्यादा जटिल एल्गोरिदम की ज़रूरत है। नतीजतन सही हिसाब लगाने का पुरस्कार कहीं बड़ा होगा। यह पुरस्कार है लंगूर का जीवित बने रहना। एक डरपोक लंगूर, वह जिसके एल्गोरिदम खतरों को बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं, भूख से मर जाएगा, और जिन जीन्स ने इन डरपोक एल्गोरिदम को गढ़ा है वे भी उसी के साथ नष्ट हो जाएगी। एक दुस्साहसी लंगूर, वह जिसमें एल्गोरिदम खतरों को कम करके आंकती है, शेर का शिकार बन जाएगा, और उसके दुस्साहसिक जीन्स भी अगली पीढ़ी तक कायम रहने में नाकामयाब रहेंगे। ये एल्गोरिदम प्राकृतिक वर्णन के दौरान निरंतर गुणवत्ता नियंत्रण की प्रक्रिया से होकर गुजरते रहते हैं। वही प्राणी अपने पीछे अपनी संतानों को छोड़ जाता है जो संभावनाओं का ठीक से हिसाब लगाता है। लेकिन यह बहुत अमूर्त है। एक लंगूर संभावनाओं का ठीक ठीक हिसाब कैसे लगाता है? निश्चय ही वो अपने कान के पीछे से पेंसिल और पिछली जेब से नोटबुक निकालकर कैलकुलेटर की मदद से दौड़ने की रफ्तार तथा ऊर्जा के स्तरों का आकलन करना शुरू नहीं कर देता। इसकी बजाय लंगूर का समूचा शरीर कैलकुलेटर होता है, जिनको हम अनुभूतियों तथा भावनाओं की संज्ञा देते हैं। ये दरअसल एल्गोरिदम है। लंगूर भूख महसूस करता है, वो शेर को देखकर डर महसूस करता है और कांपता है, और केलों को देखकर अपने मुंह में पानी भर आया महसूस करता है। एक क्षण मात्र के भीतर वह अनुभूतियों, भावना और लालसाओं का अंतर् अनुभव करता है, जो गणना की प्रक्रिया के सिवाय और कुछ नहीं है। परिणाम एक अहसास की शक्ति में सामने आएगा। लंगूर सहसा अपने उत्साह को बढ़ाता हुआ महसूस करेगा। उसके रोंगटे खड़े हो जाएगी, उसकी मांसपेशियां तन जाएगी, उसकी छाती फूल जाएगी, और वह एक गहरी सांस लेगा और आगे बढ़ो, मैं यह कर सकता हूँ, केलों की तरफ। इसकी बजाय उस पर खौफ भी सवार हो सकता है। उसके कंधे झुक जाएंगे, उसके पेट में मरोड़ उठेगी, उसके पैर ढीले पड़ जाएगा, और माँ, शेर, मेरी मदद कर। कभी कभी ये भावनाएं इतनी एक जैसी होती है कि फैसला करना मुश्किल हो जाता है। यह स्थिति एक एहसास के रूप में प्रकट होती है। लंगूर भ्रमित और अनिश्चित की स्थिति में होगा। हाँ नहीं, हाँ नहीं, धिक्कार है, मेरी समझ में नहीं आता, क्या करूं? जीन्स को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए जीवित बने रहने की समस्याओं को सुलझा लेना पर काफ़ी नहीं होता। प्राणियों को प्रजनन जारी रखने की समस्याओं की सुलझाना भी जरूरत होता है, और यह संभावना का हिसाब लगाने पर निर्भर करता है। प्राकृतिक वर्णन ने प्रजनन की संभावनाओं के आकलन के लिए अनुराग और घृणा को द्रुत एल्गोरिदम के रूप में विकसित किया था। सुंदरता का अर्थ है कामयाब संतान प्राप्ति के अच्छे अवसर।
जब एक औरत एक मर्द को दिखती है और सोचती है वाह क्या बहुत शानदार, और जब एक मोरनी मोर को देखती है और सोचती है हे भगवान क्या गजब की पूंछ है, तो वे वही कर रही है जो स्वचालित पेय विक्रय मशीन करती है। जैसी नर के शरीर पे प्रतिबिंबित प्रकाश उनके दृष्टिपटल पर पड़ता है, तो विकास प्रक्रिया के लाखों वर्षों के दौरान प्रखर हुए अत्यंत शक्तिशाली एल्गोरिदम अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। कुछ मिलीसेकंड के भीतर ये एल्गोरिदम नर के बाह्य स्वरूप में निहित संकेतों का प्रजनन की समस्याओं में बदल देती है और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पूरी संभावना है कि ये उत्तम किस्म के जीनों से युक्त एक बहुत ही तंदुरुस्त और प्रजनन करने में सक्षम नर है। अगर मैं इसके साथ संसर्ग करती हूँ तो उम्मीद है कि मेरी संतानों भी तंदुरुस्त और उत्तम जीनों से युक्त होगी। निश्चय ये निष्कर्ष शब्दों या संख्याओं में व्यक्त नहीं होता, बल्कि वह काम आकर्षण की उत्तेजक सनसनी में व्यक्त होता है। मोरनियाँ और ज़्यादातर स्त्रियाँ इस तरह के गणित कलम और कागज़ की मदद से नहीं लगाते, वे महज उनको महसूस करती है। यहाँ तक कि नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री भी अपने निर्णयों से सूक्ष्मतम हिस्सों के लिए ही कलम कागज़ और कैलकुलेटर की मदद लेते हैं। हमारे 79% फैसले जीन में जीवन साथियों, आजीविकाओं और आवासों से संबंधित जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण फैसले शामिल है उन अत्यंत परिष्कृत एल्गोरिदम द्वारा लिए जाते हैं जिनको हम अनुभूतियों, भावनाओं और आकांक्षाओं की संज्ञा देते हैं। क्योंकि ये एल्गोरिदम तमाम स्तनपायी और पक्षी और संभवतः कुछ रेंगने वाले जीवों तथा मछलियों के जीवन को नियंत्रित करते हैं, इसलिए मनुष्य लंगूर और सुअर भएको महसूस करते हैं तो एक ही तरह की तंत्रिका संबंधी प्रक्रियाएं मस्तिष्क के समान इलाकों में घटित होती है। इसलिए इस बात की संभावना है कि भयभीत मनुष्य, भयभीत लंगूर और भयभीत सुअरों को एक ही तरह के अनुभव होते हो। भेद भी निश्चय ही है। सुअर उस तरह की करुणा और क्रूरता अनुभव करते प्रतीत नहीं होते जो होमोसेपियंस की विशेषता है, नहीं वे उस प्रकार का आश्चर्य महसूस करता है जो तारों भरे आकाश की उन्नतता को देखते मनुष्य को अभिभूत कर लेता है। इसकी संभावना है कि उसके विपरीत उदाहरण भी हों, मनुष्य के लिए अज्ञात ऐसी भावनाओं के उदाहरण, लेकिन मैं ऐसी किसी भावना का नाम नहीं ले सकता क्योंकि कारणों को आसानी से समझा जा सकता है। फिर भी एक ऐसी मूल भावना है जिसे स्पष्ट तौर पर सारे स्तनपायी साझा करते हैं, माँ और शिशु का मजबूत रिश्ता। सचमुच यही तो स्तनपायी मैमल्स को यह नाम देता है। मामा शब्द लैटिन के मामा से आया है जिसका मतलब है स्तन। स्तनधारी माताएं अपने बच्चों से अपना प्यार करती है, वे उनको शरीर को चूस कर पोषण प्राप्त करने की इजाज़त देती है। दूसरी तरफ स्तनधारी बच्चे अपनी माँ के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाने और उनके पास बने रहने की ज़बरदस्त आकांक्षा अनुभव करते हैं। जंगल में जो सुअर के बच्चे, बछड़े और पिल्ले अपनी माताओं के साथ ऐसा प्रगाढ़ संबंध नहीं बना पाते, वे मुश्किल से ही लंबे समय तक जिंदा रह पाता है। यह बात अभी हाल ही के समय तक इंसान के बच्चों के बारे में भी सही हुआ करती थी। इसके विपरीत किसी विरले उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के कारण जो सुअर, गाय या कुतिया अपने बच्चों के प्रति लापरवाह होती है वो हो सकता है कि लंबा और आरामदेह जीवन जी ले, लेकिन उसके जीन अगली पीढ़ी तक नहीं जा पाएंगे। यही तर्क जिराफों, चमगादड़ों, हैलों और पर्केपाइन मछलियाँ की संदर्भ में भी सही है। हम दूसरी भावनाओं के बारे में तर्क दे सकते हैं, लेकिन चूंकि स्तनधारी बच्चे मातृवत देखभाल के बिना जीवित न रह सकते, इसलिए वो बात एकदम साफ है कि मातृवत प्रेम और माँ तथा शिशु के बीच मजबूत रिश्ता सारे स्तनधारियों की विशेषता है। इस बात को स्वीकार करने में वैज्ञानिकों को कई साल लग गए। बहुत वक्त नहीं गुजरा जब मनोवैज्ञानिक मनुष्य तक के माता पिता और बच्चों के बीच के भावनात्मक संबंध की अहमियत पर संदेह करते हैं। 20वीं सदी के पहले अर्धांश में और फ्रायडवादी सिद्धांतों के प्रभाव के बावजूद प्रभावशाली व्यवहारवादी संप्रदाय तर्क देते थे कि माता पिता और बच्चे के बीच के रिश्ते भौतिक प्रतिक्रियाओं से आकार लेते हैं। बच्चों को मुख्यतः भोजन, आश्रय और चिकित्सकीय सुविधा की जरूरत होती है और बच्चे अपने माता पिता के साथ महज
इसलिए प्रगाढ़ संबंध बनाते हैं क्योंकि माता पिता उनकी एक भौतिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। गर्मजोशी, आलिंगनों और चुम्बनों की मांग करने वाले बच्चों की बिगड़ा हुआ माना जाता है। शिशु परिचर्या विषय की चेतावनी थी कि जिन बच्चों का उनके माता पिता द्वारा आलिंगन और चुम्बन किया जाएगा वे वयस्क होकर हमेशा कुछ न कुछ की मांग करने वाले, अहंकारी और असुरक्षा बोध के ग्रस्त होंगे। 1920 के दशक के शिशु परिचर्या के क्षेत्र में एक अग्रणी विशेषज्ञ जॉन वाटसन ने अभिभावकों को सख्त चेतावनी दी थी, अपने बच्चों का कभी आलिंगन और चुम्बन न करें, उनको कभी अपनी गोद में न बैठने दें। अगर आपके लिए अनिवार्य ही हो तो जब वे गुड नाइट कहने आए उस वक्त उनके माथे पर भर के चुमें, सुबह उनके साथ हाथ मिलाएं। लोकप्रिय पत्रिका इन्फेंट केयर का कहना था कि बच्चों के पालन पोषण का रहस्य अनुशासन बनाए रखने और सख्त दिनचर्या के मुताबिक बच्चों की भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने में है। पत्रिका के 1929 के एक लेख में अभिभावकों को निर्देश दिया गया था कि अगर कोई शिशु भोजन दिए जाने के सामान्य समय से पहले भोजन के लिए रोता है तो न तो उसको गोद में उठाइए, ना उसका रोना धोना बंद करने के लिए उसको झुलाइए, और जब तक उसके भोजन का एकदम सही वक्त ना आ जाए तब तक उसको कुछ भी खाने पीने को मत दीजिए। रोने से शिशु को, एकदम छोटे शिशु को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। 1950 और 1960 के दशकों में जाकर विशेषज्ञों की बढ़ती हुई सहमति की वजह से इस सख्त व्यवहारवादी सिद्धांत को त्यागा गया और भावनात्मक जरूरतों के केंद्रीय महत्व को स्वीकार किया गया। मनोवैज्ञानिक हैरी हार्लोव ने एक के बाद एक प्रसिद्ध और भयानक रूप से क्रूर प्रयोग करते हुए शिशु बंदरों को उनके जन्म के कुछ ही समय बाद उनकी माँओं से अलग कर दिया और उनको अलग थलग छोटे छोटे पिंजरों में बंद कर दिया। जब इन बाल बंदरों के सामने दूध की बोतल से युक्त धातु से निर्मित नकली माँ और बिना दूध वाली मुलायम कपड़ों से ढकी नकली माँ के बीच चुनाव करने का विकल्प पेश किया था, तो ये बंदर बिना दूध वाली कपड़ों की माँ से जो बन सकता था वो हासिल करने के लिए चिपक गए। ये बाल बंदर एक ऐसी चीज़ समझते थे जो जॉन वाटसन और इन्फेंट केयर के विशेषज्ञ समझने में असमर्थ रहे। स्तनपायी जीव अकेले भोजन पर जीवित नहीं रह सकते, उनको भावनात्मक बंधनों की भी ज़रूरत होती है। विकास प्रक्रिया के लाखों वर्षों ने इन बंदरों को भावनात्मक बंधनों की जबरदस्त आकांक्षा से पूर्व योजनाबद्ध कर दिया था। विकास प्रक्रिया ने उनके मन में यह धारणा भी गहरे बैठा दी थी कि कठोर धातुई वस्तुओं की बजाय कोमल रोमदार चीज़ों के साथ ही इस तरह के भावनात्मक संबंधों के बनने की ज़्यादा संभावना होती है। यह इसकी भी वह वजह है कि इंसान के बच्चे में छुरी, कांटों, पत्थरों व लकड़ी के गुटकों की बजाय गुड़ियों, कंबलों और गंधयुक्त लतों के प्रति लगाव विकसित होने की ज़्यादा संभावना होती है। भावनात्मक बंधनों की ज़रूरत इतनी प्रबल होती है कि हार्लोव के बाल बंदरों ने दूध पिलाने वाले धातुई नकली माँ को छोड़ और अपना ध्यान उस एकमात्र चीज़ की ओर मोड़ दिया जो उनकी ज़रूरत को पूरा करने में काबिल लगती थी। उस कपड़े की माँ ने कभी उनके उस अनुराग का जवाब नहीं दिया और वे छोटे छोटे बंदर गंभीर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्याओं के शिकार हुए और वयस्क होने पर तंत्रिका विकार से पीड़ित और असामाजिक प्राणी बने। आज जब हम प्रारंभिक 20वीं सदी की शिशु पालन सलाह की ओर देखते हैं तो वो हमें समझ से परे प्रतीत होते हैं। आखिर ये विशेषज्ञ इस बात को समझने में कैसे विफल रहे कि बच्चों की भावनात्मक ज़रूरतें होती है और उनकी मानसिक और शारीरिक तंदुरुस्ती इन ज़रूरतों के पूरा किए जाने पर उतनी ही निर्भर करती है जितनी भोजन, आश्रय और चिकित्सा पर करती है। तब भी जब यही सवाल दूसरे स्तनपायी प्राणियों के संदर्भ में उठता है तो हम इस जाहिर से तथ्य को नकारते रहते हैं। जॉन वाटसन और इन्फेंट केयर के विशेषज्ञ की ही तरह किसानों ने भी समूचे इतिहास के दौरान सूअर के बच्चों, बछड़ों और मेमनों की भौतिक ज़रूरतों का तो ख्याल रखा, लेकिन उनकी भावनात्मक ज़रूरतों की उपेक्षा करते रहे। इस तरह मांस और दुग्ध उद्योग दोनों ही स्तनपायी जीवों की दुनिया के सर्वाधिक बुनियादी भावनात्मक बंधन को तोड़ने पर आधारित है। इस जानवरों को पालने वाले किसान अपनी प्रजननशील सूअरों और डेयरी की गायों को बार बार गर्भवती बनाते रहते हैं, लेकिन सूअर के बच्चे और बछड़े जन्म लेने के कुछ ही समय बाद उनकी माँओं से अलग कर दिए जाते हैं और अक्सर उनके स्तनों को चूसे बिना या उसकी जीभ और शरीर की ऊष्मा को महसूस किए बिना अपने दिन गुजारते हैं। जो काम हैरी हार्लोव ने
कुछ 100 बंदरों के साथ किया था, वही काम मांस और दूध उत्पाद उद्योग हर साल अरबों जानवरों के साथ कर रहा है।